अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बुक फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी लेक्चर नंबर 2 सेकेंड हाफ। आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, forms of energy, interconversion of energy, sources of energy, sources of energy. These are the topics which we are going to study in our today's lecture। कि आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड है वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड है कि हम इन टॉपिक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे कि आया कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो यूज़ होती हैं, आया वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटरकन्वर्जन है ऑफ एनर्जी सोर्सेज, और इंटर कन्वर्जन एनर्जी सोर्सेज में क्या स्टडी करेंगे कि आया कन्वर्जन किसकी है, एनर्जी सोर्सेज के, हम इसको कहाँ कहाँ कन्वर्ट आउट कर सकते हैं। एनर्जी हमने स्टडी किया था, ये क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Forms of energy according to topic. Energy exists in various forms. Energy exists in various forms. Some of the forms are मैकेनिकल एनर्जी। टर्न बाय टर्न हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसकी फॉर्म ऑफ एनर्जी वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी अकॉर्डिंग टू टॉपिक द एनर्जी possessed, the energy possessed by a body, the energy possessed by a body both due to its motion and position is called मैकेनिकल एनर्जी। के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम मैकेनिकल एनर्जी को कैसे स्टडी करेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बोथ ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कि मैकेनिकल एनर्जी जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था कि मैकेनिकल एनर्जी की हमने 2 टाइप्स स्टडी की थी कि आया इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कि जो ही हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी जो किसी बॉडी में मोशन के ज़रिए पैदा हो कि आया उसमें कोई ना कोई वाइब्रेशंस जो हैं वो वक्र करें, और जो ही उसमें वाइब्रेशंस अकर करेंगे तो वाइब्रेशंस के लिहाज से आया क्या करेगी, वो एनर्जी पोजेस करेगी ड्यू टू मोशन, और जो ही मोशन के लिहाज से उसमें एक एनर्जी पैदा होगी तो वो क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी कि आया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दी मोशन
द मूवमेंट या द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कि पोजीशन के लिहाज से उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। कि आया ये दोनों क्या थी, ये दोनों टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव थी। कि इन दोनों मैकेनिकल वेव्स को हम कैसे कहते हैं कि जो एनर्जी यहाँ पोजेस हो, और जैसे ही वहाँ एनर्जी जो पोजेस होगी हम कहेंगे कि आया जो भी एनर्जी यहाँ पोजेस्ड है उस पोजेसिंग एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। जब हम दोनों टाइप्स की स्टडी करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में तो हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जो दोनों पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो दोनों पे डिपेंडेंट थी, और जो ही वो दोनों पे डिपेंडेंट होगी तो हम कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड मोशन। कि ऐसी एनर्जी जो पोजीशन और मोशन दोनों पे डिपेंड करे, जो दोनों पे डिपेंड करेगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, क्योंकि अगर हम कलेक्टिवली उसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। इसी तरह मैकेनिकल एनर्जी जो डिपेंड करेगी द एनर्जी possessed by a body both due to its motion, a body possessed by due to its motion and position is called mechanical energy। कि आया क्या है, ये पोजीशन और मैकेनिकल एनर्जी है। और जो ही हम इस एनर्जी से स्टडी करेंगे तो इस एनर्जी की स्टडी में हम ये स्टडी करेंगे आया क्या है, ये ड्यू टू मोशन है एंड पोजीशन है। और जब ये दोनों स्टडी करेंगे तो दोनों के स्टडी से हम ये कहेंगे कि जो ही हम इनको स्टडी करेंगे नेक्स्ट इज वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, wind, a moving car, a lifted hammer, a stretched bow, a catapult, or a compressed spring. These all possesses मैकेनिकल एनर्जी। कि ये जितने भी हमने स्टडी किए हैं कि वाटर जो रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, कि जो पानी झील की शक्ल में नीचे जा रहा है, और जो ही हम पानी को झील की शक्ल में स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कि वाटर जो रनिंग कर रहा है डाउन द स्ट्रीम, और जो ही वाटर रनिंग करेगा डाउन द स्ट्रीम तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एक मैकेनिकल एनर्जी है। और उसी मैकेनिकल एनर्जी से हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मूविंग डाउन कार, के एक जो मूविंग कार है वो भी मैकेनिकल एनर्जी ही प्रोड्यूस करती है। और जो ही वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी हम कहेंगे यहाँ क्या है, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। कि आया जो एनर्जी यहाँ यूज़ है वो मैकेनिकल एनर्जी है, और उसी मैकेनिकल एनर्जी से हम फर्दर जो एनर्जीज़ हैं वो स्टडी करेंगे। और उन्हीं एनर्जी से हम कहेंगे कि ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, मैकेनिकल एनर्जी। वाटर रनिंग डाउन ए स्ट्रीम, विंड, मूविंग कार, लिफ्टेड हैमर, अ स्ट्रेच्ड बो, अ कैटापुल्ट और ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग। दीज आर ऑल पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी। कि आया इन सब में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पाई जाती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज heat energy. According to topic, heat is a form of energy given out of the hot bodies
large amount of heat is obtained by burning fuel. Heat is also produced when motion is opposed by frictional forces. When motion is opposed by frictional forces, the foods we take provide us heat, energy, the sun is the main source of heat energy. Heat is the form of energy given out of hot bodies. Large amount of heat is obtained by burning fuels. कि हीट क्या है? ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम कहते हैं हॉट बॉडी से इवॉल्व होती है। कि हीट एनर्जी कब इवॉल्व होगी? कि जैसे अभी हम किसी भी जो बॉडी है उसको हीट मिलेगी और जैसे वो हीट ऑब्जॉर्व करेगी तो वो बॉडी उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और जो ही उसका टेम्परेचर हाई होगा वो एक हॉट बॉडी कंसीडर होगी। और जो ही वो बॉडी हॉट कंसीडर होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ से क्या है, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी वो निकल रही है वो हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी निकली है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कब ऑब्टेन होती है? जब हम बर्न करते हैं फ्यूल्स को। कि जो भी हमने किसी फ्यूल को बर्न करेंगे तो फ्यूल की बर्निंग में हमें हीट एनर्जी मिलती है। और जैसे ही हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, जैसे हम क्या कहते हैं कि लकड़ियाँ जलाते हैं और जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो वहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो वहाँ से फिर क्या होगा, क्योंकि लकड़ियाँ जलाना क्या है, ये एक बर्निंग प्रोसेस है और उसी बर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। कि हीट तब भी पैदा होती है जब किसी बॉडी में जो है अपोजिट फ्रिक्शन अप्लाई हो। अपोजिट फ्रिक्शन कब अप्लाई होती है? कि सर्दियों में जो है अमूमन हम अपने हैंड जो है वो रब करते हैं और जैसे ही हम हैंड्स रब करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। और अपोजिट डायरेक्शन होने के साथ साथ हम कहेंगे कि जो ही यहाँ अपोजिट डायरेक्शन होगी तो अपोजिट डायरेक्शन से ही हम कहेंगे कि आया जो अपोजिट डायरेक्शन हुई है उससे वहाँ हीट पैदा होगी। और जैसे ही वहाँ हीट पैदा होगी तो हीट के पैदा होने से जितनी भी वहाँ हीट पैदा होगी तो वो क्या होगी? वो हीट एनर्जी कहलाएगी। कि आया ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी निकली है? हीट एनर्जी निकली है। और जो ही हीट एनर्जी फॉर्म होगी देन द फूड्स वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। कि जो खुराकें हम खाते हैं वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। कि ऐसी खुराकें कौन सी अप्लाई करती हैं? वो हीट एनर्जी जो है वो करती हैं। कि जो भी खुराक हम कहते हैं कि आम घरों में मुहावरतन बोला जाता है कि ये खुराक गर्म होती है, ये सर्दियों में खाने वाली खुराकें हैं। तो वो कौन सी खुराकें? वो हमारी बॉडी में जाके हीट पैदा करती हैं। कि ऐसा फूड वो भी हमारी बॉडी में जाके हीट पैदा करेगा। और जो ही वो हमारी बॉडी में हीट पैदा करेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उस हीट को अब्जॉर्ब करेगी। और जो ही वो इस हीट को अब्जॉर्ब करेगी तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या है? ये हीटेड हॉट बॉडीज़ हैं। कि आया जो बॉडी है वो विद हॉट टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हॉट है। नेक्स्ट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। कि सन क्या है? ये जो मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। कि सन से जो है हमें हीट एनर्जी मिलती है।
हीट एनर्जी कैसे मिलती है कि अगर आप सीज़न वाइज देखें तो जो समर सीज़न होता है यानी गर्मियों का मौसम होता है, तो तब जो सन की जो हीट होती है वो अनबियरेबल होती है कि हम उसको जो है समा नहीं सकते हम, कि हमें इस कदर हमारी बॉडी हॉट हो जाती है कि हमें जो हीट है वो ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। लेकिन इन विंटर सीज़न तो क्या होता है, वो सन की जो हीट होती है वो कम होती है, लेकिन हम उसको बियर कर सकते हैं क्योंकि जो विंटर सीज़न है उसमें टेम्परेचर कूल होता है, लेकिन सन ही हमारे पास जो मेन सोर्स है वो हीट का होता है। ये था टॉपिक आपका अबाउट हीट एनर्जी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Electricity is one of the widely used form of energy. Electrical energy can be easily to any desired place through wires. We get electrical energy through batteries and electric generators. These electric generators are run by hydro power, thermal और न्यूक्लियर पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यह है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है। क्यों? क्योंकि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में यूज़ करते हैं कि हमारे घरों में जितनी भी एप्लीकेंसीज हैं, बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर कौन सी हैं हमारे पास है, बिजली पर चलने वाली चीज़ें हैं। और जो चीज़ें बिजली पर चलेंगी हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ईजीली टू एनी डिज़ायर्ड प्लेस थ्रू वायर्स। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ईजीली बी सप्लाइड थ्रू वायर्स टू डिज़ायर्ड प्लेस, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसको हम तारों के ज़रिए क्या है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जो ही हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, हम क्या कहेंगे कि यहाँ से हमने क्या करवाई है, मूवमेंट करवाई है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जितनी भी अशिया हमारी है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड है। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू बैटरीज एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम ये बैटरियों से ले सकते हैं या जनरेटर से, कि बैटरी और जनरेटर ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आर रन बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर, कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो हैं ये ऐसे हैं जिनको हम हाइड्रो पावर से यानी पानी की पावर। हाइड्रो पावर क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ जो पावर स्टेशंस हैं जहाँ बिजली पैदा होती है तो हम कहाँ से लेते हैं, हाइड्रो यानी वाटर, और पावर क्या है, वाटर से जो हम पावर है बनाते हैं, कि हाइड्रो पावर से लेते हैं कि यानी पानी से हम बिजली पैदा करते हैं। और जो ही हम पानी से बिजली पैदा करते हैं हम कहते हैं कि ये क्या है,
हम हाइड्रो पावर से, फिर थर्मल स्टेशन के थर्मल के ज़रिए, थर्मिस्ट्री यानी हीट के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पावर के न्यूक्लियस के ज़रिए, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के ज़रिए हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए जो हम एनर्जी जो है वो पैदा करवाते हैं, और जो ही वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको हम फर्दर यूज़ करते हैं अपने ही घरों के कामों में, यानी डिफरेंट प्रोसेसेस में हम ये एनर्जी यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आवर डेली यूज़ नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशन। कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हमारी रोज़ाना की रूटीन में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं वो किससे चलती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। कि आया वो बिजली पे चलती हैं, और जो ही वो बिजली से चलेंगी तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, और जो ही ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट इज़ साउंड एनर्जी। Sound energy, according to the topic, when you knock at the door, when you knock at the door, you produce sound. Sound is a form of energy it is produced when a body vibrates, such as vibrating diaphragm of a drum, such as vibrating strings of a sitar, and vibrating air columns of wind instruments, such as flute pipe. Sound energy. When you knock at the door, you produce a sound. Sound is a form of energy. It is produced when a body vibrates, such as vibrating diaphragm of a drum, such as vibrating strings of a sitar, vibrating air columns of wind instruments, such as a flute pipe. कि जो ही हम जब कभी दरवाजे को नॉक करते हैं तो वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कि साउंड भी क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जो ही वहाँ से फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है कि आया एक साउंड प्रोड्यूस होती है जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है। जो ही एक बॉडी वाइब्रेट करेगी तो अपने वाइब्रेटिंग डायफ्राम पे करेगी। जैसे हम एक ड्रम की एग्जांपल लेते हैं कि जो ही हमने ड्रम का जो डायफ्राम है उसको वाइब्रेट करवाया तो वहाँ क्या है, वाइब्रेशंस के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस हुई। कि आया जो हमारी एनर्जी उस डिवाइस पे लग रही है तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड में। कि वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह अगर आप एक टेबल पे नॉक करें तो टेबल में नॉक करने के बाद आप देखेंगे वहाँ भी एक साउंड प्रोड्यूस होगी। और जो ही वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होगी तो हम कहेंगे उसके वाइब्रेटिंग डायफ्राम में क्या है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी के अराउंड एक साउंड
प्रोड्यूस हो रही है, तो वो स्ट्रिंग्स में भी प्रोड्यूस हो सकती है, फिर वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स ऑफ विंड में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। कि साउंड की प्रोडक्शन जो है वो इसके डायफ्राम पे होती है। इसका एक कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है कि आप एक टेबल पे थोड़े से बीड्स रखें, यानी थोड़ी सी जो दाने वगैरह हैं किसी चीज़ के भी वो रखें। जो ही आप वो दाने वगैरह रखेंगे तो जो ही आप उसके टेबल को ज़ोर से नॉक करेंगे, आप देखेंगे जो दाने हैं वो जो है वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। और जो ही वो सारे दाने जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, वो वाइब्रेशन। कि आया क्या वहाँ प्रोड्यूस हुई है, वो वाइब्रेशन। और उसी वाइब्रेशन के ज़रिए क्या हुआ है, साउंड की प्रोडक्शन हुई है। कि आया वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस हुआ है। और जो ही वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होगी तो हम क्या कहेंगे, ये कहाँ प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका जो सरफेस है वो भी एज इट इज़ ही होता है कि वहाँ भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वाइब्रेशंस फर्दर साउंड क्रिएट करती हैं। कि वाइब्रेशंस के ज़रिए ही वहाँ जो है साउंड क्रिएट होती है। और जो ही वाइब्रेशंस के ज़रिए वहाँ साउंड क्रिएट होगी तो फिर ये कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी हुई, साउंड एनर्जी। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। Light is an important form of energy. Name some sources of light you come across. Plants produce food in the presence of light. Plants produce food in the presence of light. We also need light. We also need a light to see things. We get light from candles, electric bulbs, fluorescent tubes, and also by burning fuel. However, most of the light comes from sun. Light energy. Light is an important form of energy. Name some sources of light that you come across. Plants produce food in the presence of light. We also need light to see things. We get light from candles, electric bulbs, fluorescent tubes, and also by burning fuel. However, most of the light comes from sun. कि लाइट एनर्जी, लाइट जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए लाइट एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है। कि जो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो विदाउट लाइट वर्किंग नहीं कर सकते, जैसे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि रोशनी की मौजूदगी में जो पौधे हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। कि क्लोरोफिल में जो फूड प्रिपेयर होती है, प्लांट के क्लोरोफिल में जो फूड उसने अपनी प्रिपेयर करनी है वो तब भी करनी है, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। कि उसने फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू उसने क्या करना है, उसने अपनी फूड प्रिपेयर करनी है।
और जो ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उसने अपनी फूड प्रिपेयर करनी है, तो प्रिपरेशन ऑफ फूड में हम क्या स्टडी करेंगे कि आया जो फूड प्रिपेयर हुई है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है, कि लाइट की मौजूदगी में वहाँ फूड प्रिपेयर हुई है। तो इस नेक्स्ट यह है कि हम देखने के लिए भी, कि रात को अंधेरे में कोई चीज़ देखने के लिए भी हम लाइट यूज़ करते हैं। हम कहते हैं स्विच ऑन करें लाइट्स को, कि लाइट्स ऑन करें ताकि हमें जो हम देख रहे हैं इसको ख़त्म कर सकें, वहाँ रोशनी मौजूद हो, ताकि हम रोशनी की मौजूदगी में वहाँ जो चीज़ें हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकें। इसी तरह हम जो लाइट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और बर्निंग फ्यूल, कि हम बल्ब और ट्यूब्स के ज़रिए क्या करते हैं, जो रोशनी है वो पैदा करते हैं, कि आया वो यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर लाइट हम जो है बर्निंग से भी कह सकते हैं। जब भी आग जले आप देखते हैं कि आग के जलने से कोई चीज़ रोशन भी होती है, कि आग के जलने से वहाँ रोशनी भी पैदा होती है। जब आग के जलने से वहाँ रोशनी पैदा होगी तो हम क्या कहेंगे, ये यहाँ गया हुआ है, यहाँ जो है वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह जो ज़्यादातर लाइट जो है हमारी सन से आती है। आप देखते हैं दिन के वक्त कितनी रोशनी होती है और रात को अंधेरा होता है। दिन के वक्त जो रोशनी होती है वो सन की वजह से, यानी सूरज की वजह से होती है, कि वो सारी की सारी रोशनी सूरज से आ रही होती है। इसी तरह जो है वो लाइट जो है, सन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि वो लाइट एनर्जी फॉर्म करता है। ये था आपका पॉइंट अबाउट लाइट एनर्जी। ये थी सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। Chemical energy according to topic, chemical energy is present in the food, fuels and other substances we get other forms of energy from these substances. During chemical reactions, the burning of wood, coal or natural gas in air is a chemical reaction which releases energy as heat and light. Electric energy is obtained from electric cells and batteries as a result of chemical reaction between various substances present
in them. Animals get heat and muscular energy from the food they eat. Chemical energy. Chemical energy is present in the food, fuels and other forms of energy. We get other forms of energy from these substances during chemical reactions. The burning of wood, coal or natural gas in air is a chemical reaction which releases energy as heat and light. Electric energy is obtained from electric cells and batteries as a result of a chemical reaction between various substances present in them. Animals get heat and muscular energy from the food they eat. केमिकल एनर्जी क्या है? ये फूड्स में प्रेजेंट होती हैं कि जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं कि यानी हम अपने खाना खाते हैं जो उससे ही हमारे अंदर कहते हैं कि ताकत पैदा होती है। तो जो ताकत पैदा होगी वो जो एनर्जी पैदा होगी कि खाना खा के हमारे अंदर क्या है कि हम जो फूड अपनी लेते हैं उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है कि एज यूजुअल जैसे आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं कि इसमें क्या है एनर्जी मिलती है। और कोई भी चीज़ होगी अगर आप ड्रिंक्स की बात कर लें या फूड की बात कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खाते हैं उसमें एनर्जी लाजमन मौजूद होती है। कि एनर्जी किस फॉर्म में मौजूद होती है कि जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेंगे आप उस पर देखेंगे लिखा होगा 3.4 कैलोरीज, 5.4 कैलोरीज या 5.5 कैलोरीज। तो ये क्या है? ये उसमें एनर्जी मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। कि हम जो फूड खा रहे हैं वो भी एक केमिकल है कि अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सारे क्या है? केमिकल्स हैं। और वो क्या है? उनमें केमिकल एनर्जी मौजूद है। तो वो क्या होती है? फूड की बॉडी में जब ब्रेक डाउन होती है तो ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं। इसी तरह हम जो एनर्जी है वो सब्सटेंस से ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हमने क्या है वहाँ एनर्जी बनती है। जैसे दी बर्निंग ऑफ वुड, कोल और नेचुरल गैस कि जैसे बर्निंग हम करें लकड़ी की, कोयले की और नेचुरल गैस की एयर में तो वो क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जो रिलीज़ करता है हीट और लाइट एनर्जी। कि जो ही हम लकड़ी को जलाते हैं वहाँ रोशनी तो पैदा होती है लेकिन एक साथ क्या है वहाँ हरारत भी पैदा होती है कि आया वहाँ एक हीट भी प्रोड्यूस होती है। और उस हीट को हम क्या कहते हैं कि वहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। और जैसे ही वहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हीट एनर्जी की प्रोडक्शन के साथ साथ हम स्टडी करेंगे कि आया हीट के साथ साथ वहाँ लाइट भी प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कहती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से पैदा होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है। क्योंकि हमने बात की थी हम बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट करवाते हैं। और जो ही बैटरी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडक्ट करवाएंगे हम कहेंगे कि बैटरी क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें सप्लाई करती है। तो उसमें बैटरी में क्या मौजूद है? उसमें केमिकल्स मौजूद हैं। तो केमिकल्स के दरमियान कौन सी एनर्जी मौजूद है? केमिकल एनर्जी मौजूद है। तो वो केमिकल एनर्जी से क्या करेंगे? वो केमिकल रिएक्शन क्रिएट होगा और केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बैटरी के सेल में वो पैदा होगी और वो आके पास आउट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ क्या है? केमिकल एनर्जी को हमने जो है वो पास आउट करवाया इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो डिफरेंट बैटरीज में यूज़ होते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स वहाँ यूज़ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं जिनके ज़रिए से हम जो है वहाँ एनर्जी
प्रोड्यूस करवाते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो अपनी कहाँ से एनर्जी लेते हैं कि जैसे हमने अपनी बात की थी कि हम अपनी खुराक से जो है एनर्जी से हासिल करते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो भी अपनी फूड से ही अपनी एनर्जी लेते हैं कि आया जो उनमें एनर्जी जो बनती है वो ड्यू टू देयर फूड ही बनती है, कि फूड के ज़रिए उनमें एनर्जी पैदा होती है। क्योंकि उनके जो मसल्स हैं अगर हम वो जो नहीं वो अगर क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट की श्रब्स, जड़ी बूटियाँ, पत्ते वगैरह खाते हैं, तो प्लांट क्या करते हैं अपनी कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करके स्टोर करते हैं। फिर वही स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स जब एनिमल्स की बॉडीज़ में जाते हैं तो एनिमल्स उनको डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के बाद वो क्या होती है ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन में हम ये स्टडी करते हैं कि उनके मस्कुलर में एनर्जी पैदा होती है कि आया वहाँ एनर्जी क्रिएट होगी, कि वहाँ जो एनर्जी क्रिएट होगी वो भी इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी होगी, क्योंकि वो केमिकल्स की फॉर्म पे होगी। ये था आपका टॉपिक अबाउट केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी अकॉर्डिंग टू टॉपिक न्यूक्लियर एनर्जी is the energy released in the form of nuclear radiations in addition to heat and light. In addition to heat and light, during nuclear reactions such as fission and fusion reactions, heat energy released in nuclear reactors is converted into electrical energy. The energy coming from the sun for the last billions of years is the result of nuclear reactions taking place on sun. Nuclear energy is the energy released in the form of nuclear radiations in addition to heat and light during nuclear reactions such as fission and fusion reactions. Heat energy released in nuclear reactors is converted into electrical energy. The energy coming from the sun and the last billion of years is a result of nuclear reactions taking place in sun. न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस में पैदा हो। तो न्यूक्लियस में कैसे रेडिएशंस में पैदा होगी कि आया जब हम दो चीज़ों को रिएक्ट करवाएंगे तो उनको रिएक्ट करवाने की वजह से उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कि आया जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, कि जो न्यूक्लियस से पैदा हो। इसी तरह न्यूक्लियस से पैदा करने के लिए हम दो न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टडी करें हैं कि आया दो रिएक्शंस होते हैं जिनके ज़रिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है
वो पैदा होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे पैदा की हमने कि आया रिएक्शंस के जरिए फिशन और फ्यूजन, कि जब हम दो चीज़ों को मिला के एक बड़ी चीज़ बनाएं तब भी जो एनर्जी है वो पैदा होती है, और जब दो चीज़ें तोड़कर एक चीज़ बनाएं तो तब भी जो है एनर्जी पैदा होती है। तो ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि फ्यूजन और फिशन, फिशन क्या है कि हमने जो फ्यूजन है हमने दो चीज़ों को मिलकर एक चीज़ बनाई, यानी फ्यूज़ करवाया। जब दो चीज़ों को हमने फ्यूज़ करवाया तो वहाँ फ्यूजन रिएक्शन कैरी आउट हुआ, और जो ही वहाँ फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस हुआ तो फ्यूजन रिएक्शन के प्रोसेस में क्या है कि वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी जनरेट हुई। इसी तरह जब हमने दो चीज़ें तोड़ी तो दोनों चीज़ों को तोड़ने से भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी जनरेट हुई। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों रिएक्शंस जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही हम जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं। हीट एनर्जी ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बनती है इन द फॉर्म ऑफ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम बनाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम न्यूक्लियस के रिएक्शंस करवाते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियस के रिएक्शंस करवाने के बाद जो एनर्जी बनती है इसको बाद में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो ही हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बाद में इसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट इज़ कि जो सन जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कि जो ही हमने जो पिछली फॉर्म सोर्सेज ऑफ एनर्जी में स्टडी किया कि सन जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जैसे ही सन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा तो सन की फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम ये स्टडी करेंगे कि सन से जो एनर्जी निकल रही है, जो रेडिएशंस पैदा हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं कि सन पे भी न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरीड आउट है, कि वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं, और उन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से जो है वहाँ रेडिएशंस टेक प्लेस हो रही हैं, और जो ही वहाँ रेडिएशंस पैदा होंगी तो रेडिएशंस के पैदा होने से हम कहेंगे कि वहाँ क्या है सन पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से ही सन पे जो रेडिएशंस क्रॉस हो रहे हैं तो वो क्या है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। अ न्यूक्लियर पावर प्लांट uses the energy released in nuclear reactor such as fission to generate electric power, कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जब एक फिशन रिएक्शन कैरिड आउट हो तो फिशन रिएक्शन की वजह से वहाँ जो है जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम कहेंगे कि वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है कि हम उसको यूज़ करेंगे कि जनरेट करें इलेक्ट्रिक पावर से, कि उसी न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के बाद हम वहाँ से जो रिएक्शंस कैरिड आउट हम उसको यूज़ करेंगे जनरेशन के प्रोसेस में, यानी बड़ी बड़ी मशीन्स को हम जनरेट यानी उनको चलाएंगे, उनको चलाने के बाद हम यहाँ जनरेशन से करेंगे। ये था आपका टॉपिक अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने जो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टडी की हैं कि आया कौन कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कैसे एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रही है फॉर बेनिफिशियल ऑफ मैनकाइंड, कि इंसानी ज़िंदगी के लिए एनर्जी से हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं और कौन कौन सी एनर्जी किस किस फॉर्म में अब कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि आया कौन सी एनर्जी हम किन किन प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्ट आउट करवाते हैं। नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टॉपिक एनर्जी cannot be destroyed, however it can be converted into some other forms, कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को हम तबाह नहीं कर सकते लेकिन इसको एक शक्ल में से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
rub your hands together quickly. You will feel them warm. You have used your muscular energy in rubbing hands. As a result, heat is produced. In this process, of rubbing hands, mechanical energy is converted into हीट एनर्जी. इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के आया हम जो एनर्जी है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो एनर्जी जैसे लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक यही है कि एनर्जी को हम जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कि एनर्जी को ना तो हम तबाह कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम एक शक्ल से एक हालत से दूसरी हालत में बदल सकते हैं. कि जैसे कि कॉमन एग्जांपल है कि रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली, यू विल फील देम वार्म. You have used your muscular energy rubbing hands. As a result, heat is produced. In this way, rubbing hands, mechanical energy is converted into heat energy. कि हमने क्या कहा कि आप जब आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ गर्माहट यानी हीट प्रोड्यूस होती है. तो वो हीट कैसे प्रोड्यूस होगी कि हमारी बॉडी में जो मस्कुलर एनर्जी जो है उसमें मैकेनिकल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी तो एक पॉइंट पे स्टोर हो जाती है, और जो ही पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पर स्टोर होगी तो उस पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर होने से हम कहेंगे कि वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन पे स्टोर थी. जब पोटेंशियल एनर्जी एक पोजीशन पर स्टोर थी तो हम कहेंगे वहाँ मैकेनिकल एनर्जी थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो एक फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है. और जो ही मैकेनिकल एनर्जी को फिर हमने कन्वर्ट आउट किया इनटू हीट एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी सीधी हीट एनर्जी में कन्वर्ट आउट होगी. नेक्स्ट इज processes in nature are the results of energy changes. For example, some of the heat energy from the sun is taken up by water in oceans. This increase the thermal energy causes water to evaporate from the surface to form water vapors. These vapors
and form clouds as they cool down they form रेन। कि नेचर में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो भी जो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ही है। कि प्रोसेस इन नेचर आर रिजल्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन अप बाय वाटर इन oceans. This increases the thermal energy. Thermal energy causes water to evaporate from the surface to form water vapors. These vapors rise up and form clouds. As they cool down, they form water droplets and they form rain. आया जो रेन है वो कैसे क्रिएट होगी कि जो है थर्मल एनर्जी कि जो प्रोसेस इन नेचर में चेंजेस हो रहे हैं कि जो हीट एनर्जी है सन से वो वाटर जो ओशंस में मौजूद होते हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं। कि जो वाटर मौजूद है वाटर के मालिक्यूल्स आपको पता है वाटर H2O हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर फॉर्म हुआ है। तो जो ही वो सन में से अपनी जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब करेंगे और जो ही वो सन से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी कि उनके एटम्स के अंदर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन क्रिएट होती है कि मोशन के ज़रिए वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी तो हम कहेंगे यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के दरमियान उनके अंदर कोलिजन्स पैदा हुई और जो ही कोलिजन्स पैदा हुई तो हाई एनर्जी की वजह से वो वेपोरेट करना शुरू हो गए और जो ही वो अवेपोरेशन के प्रोसेस में आए तो अवेपोरेट होकर उन्होंने वाटर वेपर्स फॉर्म किए। उन्होंने क्या फॉर्म किया वाटर वेपर्स फॉर्म किए कि वो अपनी सरफेस से आउट हो गए क्योंकि ये क्या थी ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी। और जो ही इंक्रीज़ हुआ थर्मल एनर्जी में तो थर्मल एनर्जी के इंक्रीज़ होने के बाद वहाँ वाटर वेपर्स कॉज हुए और जो ही वहाँ वाटर वेपर्स कॉज हुए तो वाटर वेपर्स के कॉज होने से क्या कहेंगे कि जो ही वहाँ वाटर वेपर्स राइज हुए उन्होंने क्लाउड्स फॉर्म किए कि वाटर वेपर्स के राइज होने से वहाँ क्लाउड्स फॉर्म हुए। जैसे ही वहाँ क्लाउड्स फॉर्म हुए तो क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लो हो गई और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी लो हुई तो काइनेटिक एनर्जी के लो होने के साथ साथ वहाँ जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए क्योंकि वेपर्स क्या है वाटर ने जो ही हीट अप हुए जो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हुई तो उन्होंने वेपर्स फॉर्म किए और जैसे ही वो दोबारा कूल होंगे यानी वही काइनेटिक एनर्जी उनकी लूज़ आउट होगी तो जो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगी तो वो दोबारा वाटर वेपर्स फॉर्म करेंगे यानी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेंगे और वैसे ही रेन फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी changes to kinetic energy potential energy changes to kinetic energy as the rain falls the rain water may reach a lake and a dam as the rain water flows down its kinetic energy changes into thermal energy
while parts of kinetic energy of flowing water is used to wash away soil, particles of rocks known as soil erosion. Potential energy changes to kinetic energy. As the rain falls, the rainwater may reach a lake and a dam. As the rainwater flows down, its kinetic energy changes into thermal energy. While parts of kinetic energy of flowing water is used to wash away soil particles of rock known as soil erosion. कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगी जो ही जो बारिश है वो नीचे गिरेगी, क्योंकि बारिश क्या है वो एक फिक्स्ड पोजीशन यानी क्लाउड से नीचे की तरफ आ रही है, और जो ही वो नीचे की तरफ आएगी हम कहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि हम बाद में मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो वाटर में रीच अ लेक एंड अ डैम, जब एक वाटर जो है एक लेक या डैम को रीच करेगा, एज द रेन वाटर फॉल फ्लोज डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी, कि जो ही जो रेन वाटर वो दोबारा दरिया में पहुंचेगा या किसी झील में पहुंचेगा वो फिर फ्लो करना शुरू करेगा, और जो ही वो फ्लो करना शुरू करेगा तो हम क्या कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज आउट हो गई। ये क्या थी, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी था। इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्लो करेगी वाटर, तो वो वॉश अवे करेगी सॉइल पार्टिकल से। जो ही वो सॉइल पार्टिकल आप देखते हैं, जो ही सैलाब आते हैं जब क्या आता है कि वो ज़मीनी कटाव होता है, तो वो जो ज़मीनी कटाव होता है हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सॉइल इरोजन है, कि यहाँ से सॉइल क्या है इरोट हो गई है। और जो ही वो सॉइल इरोट होगी हम कहेंगे कि ये जो सॉइल इरोजन यहाँ हुई है ये किसकी वजह से हुई है, कि यहाँ जो सॉइल इरोजन है वो वॉश अवे करेगी सॉइल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक, कि वो सॉइल इरोजन करेगी कि आया जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो इरोड होंगे, और जो ही वो रॉक पार्टिकल्स इरोड होंगे तो वहाँ सॉइल इरोजन होगी। इसी तरह हमने क्या स्टडी में किया शुरू में कि जो ही जो थर्मल एनर्जी कन्वर्ट की हमने काइनेटिक एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी बाद में फिर काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी फिर बाद में थर्मल एनर्जी में, कि ये क्या हुआ है, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हैं, कि ये क्या थी जो हमने प्रोसेस स्टडी किए, ये सारे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो ही हम एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में जब एनर्जी को चेंज करेंगे, कि जो ही हम चेंजिंग ऑफ एनर्जी स्टडी करेंगे कि आया हमने एनर्जी क्या की है वो चेंज करवाई है, और जो ही हम उसमें एनर्जी चेंज करवाएंगे थर्मल को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक को पोटेंशियल एनर्जी में, तो वहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो बिल्कुल सेम होगी, और जो ही वहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम होगी तो हम कहेंगे कि एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम है। लेकिन एनर्जी की वैल्यू सेम होने से लेकिन वहाँ वो कन्वर्ट आउट हो गई है। ये था आपका टॉपिक अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज
मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या आया, एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज मौजूद हैं। द एनर्जी we use comes from sun, wind and water power. Actually, all of the energy we get comes directly or indirectly from sun. कि major sources of energy, the energy we use comes from sun, wind and water power. कि जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो विंड या वाटर पावर से आती है, और जो ही वो विंड या वाटर पावर से आएगी द एनर्जी वी यूज़ फ्रॉम सन, कि जो एनर्जी सन से हम यूज़ करते हैं, विंड से और वाटर पावर से, सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आती है, वो सन से आती है। कि आया जितनी भी हम एनर्जी यूज़ करेंगे वो सारी ही सन से हमें मिलती है। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल fuels, we use fossil fuel such as coal, oil, gas to heat our homes and run industry and transport. They are usually hydrocarbons, compounds of hydrogen and carbon, when they are burned they combine with oxygen from the air. The carbon becomes carbon dioxide, hydrogen becomes hydrogen oxide called water, while energy is released as heat in case of coal. Fossil fuels. We use fossil fuels such as coal, oil, gas to heat our homes and run industry and transport. कि हम इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं, और जो ही हम इनको यूज़ करेंगे इनकी यूसेज से हम क्या करेंगे कि हम स्टडी करते हैं कि आया जो भी हम यहाँ यूसेज कर रहे हैं तो उन सोर्सेज से हम क्या करेंगे कि वहाँ से हम एनर्जी
क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे ही हम वहाँ से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से क्रिएट करेंगे वही एनर्जी हम फर्दर यहाँ से भी यूज़ करेंगे। कि हम फॉसिल फ्यूल्स में मेनली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के वो कंपाउंड हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। और जो ही हम कंपाउंड ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन स्टडी करेंगे तो कार्बन या हाइड्रोजन के कंपाउंड स्टडी करने के साथ हम यहाँ करेंगे स्टडी कि जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल में कोल की, तो कोल भी जो है वो कार्बन का कंपाउंड है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। नेचुरल गैस वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, गैस वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। और जो ही हम ये सारे हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं, हम बर्न करते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स को टू रन करें हमारी इंडस्ट्री। और जो ही हम अपनी इंडस्ट्री रन करवाएंगे तो इंडस्ट्री के रन करवाने के साथ साथ क्या होगा कि जो ही हम इंडस्ट्री रन करवाएंगे और साथ ही हम ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट में क्या है कि हम जो अपनी रेलवेज़ हैं उनको रन करवाते हैं कि वो हमारी स्टीम बेस्ड है, कि आया स्टीम से हमारी जो रेलवेज़ हैं वो रन आउट होती हैं। और जो ही स्टीम से हमारी रेलवेज़ रन आउट होंगी हम कहेंगे कि आया जितनी भी जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो इस पे डिपेंडेंट है, कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और इस पे ये इंडस्ट्री डिपेंड करती हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, वो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ क्या होगा कि जो ही कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या करेंगे, वो बर्न करेंगे। व्हेन दे आर बर्न्ड दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, कि जो ही हम उनको जलाते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं। क्योंकि जलने में क्या है, ऑक्सीजन मदद देती है। कि विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा, वहाँ जो बर्निंग का प्रोसेस है वो नहीं कैरिड आउट होगा। और जो ही वहाँ बर्निंग का प्रोसेस नहीं कैरी आउट होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ जो बर्निंग का प्रोसेस है वो कैरी आउट नहीं हो रहा है। और जो ही बर्निंग नहीं होगी तो हमारे ये जो इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट है ये वर्कआउट नहीं करेंगे। और जो अगर वही वर्कआउट नहीं करेंगे तो वर्कआउट ना करने से क्या होगा कि जो ही वो कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन क्या फॉर्म करेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ही कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होगी तो कि जो ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो वहाँ हाइड्रोजन वो मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करेगी। और जो ही वहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म होने से हम कहेंगे कि जो ही वहाँ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म होने से क्या होगा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन फॉर्म होंगे तो हाइड्रोजन फॉर्म करने के साथ साथ क्या है, वहाँ से हम जो है वो फॉर्म करेंगे। आया क्या है, यहाँ वो फॉर्मिंग हो रही है। और जो ही वहाँ फॉर्म होंगे तो फॉर्म होने के साथ क्या होगा, जो ही वहाँ फॉर्म होने के साथ साथ वो वाटर और एनर्जी रिलीज़ करेंगे। क्योंकि जो ही दो केमिकल्स मिलकर एक केमिकल बनाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और जैसे ही दो केमिकल मिलकर एक केमिकल बनाएंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे। और उनके एनर्जी रिलीज़ करने से क्या होगा, वहाँ जो एनर्जी रिलीज़ होगी हम कहेंगे ये क्या है, ये कोल की वजह से हुई है। क्योंकि कोल जो ही हमने बर्न किया है तो कोल की बर्निंग कब हुई, कि जो ही वहाँ कोल की बर्निंग हुई तो कोल की बर्निंग जो ही वो ऑक्सीजन के साथ हुआ तो ऑक्सीजन के साथ मिलने के साथ साथ क्या होगा, वहाँ जो है वो बर्निंग आउट कैरी हुई। और जो ही बर्निंग कैरी हुई है ऑक्सीजन की मदद में तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की मदद में जैसे ही बर्निंग कैरी अवे हुई तो वहाँ कोल की वजह से एनर्जी और हीट कैरिड आउट हुई। और जैसे ही वो हीट एनर्जी फॉर्म की उसने कि वहाँ हीट फॉर्म हुई है। और जैसे ही हीट फॉर्म होगी वो इन द केस होगी कोल के, कि कोयले के जलने से हम क्या है, वहाँ एनर्जी पैदा हो रही है। और जैसे ही कोयले के जलने से वहाँ एनर्जी पैदा होगी तो हम कहेंगे कि ये एनर्जी कैसे कैरिड आउट हुई है, ड्यू टू कोल, कि कोल के जलने की वजह से वहाँ जो एनर्जी कैरिड आउट हुई है। कि ये एनर्जी कहाँ डिपेंडेंट है, ये कोल पे डिपेंडेंट है। और जो ही वो डिपेंडेंस हम स्टडी करेंगे कि आया जो कोल एनर्जी है
वो वहाँ डिपेंडेंट है कि वहाँ जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी हम फर्दर यहाँ स्टडी करेंगे कि आया जो भी एनर्जी यूज हुई है उसको हम फर्दर इक्वेशन से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के जो ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी प्लस हीट प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट कि जो ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी और जो ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म होने के साथ साथ वहाँ हम स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा कि वहाँ वाटर भी फॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट इज द फॉसिल फ्यूल्स took millions of years for their formation. They are known as renewable non-renewable resources. We are using fossil fuels at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs. If we continue to use them at present time, they will be soon exhausted. Once their supply is exhausted, they would face serious energy crisis. The fossil fuels took millions of years for their formation. They are known as non-renewable resources. We are using fossil fuels at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs. If we combine to use them at present time, they will be soon exhausted. Once their supply is exhausted, they would face a serious energy crisis. कि हम क्या कह रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको करोड़ों अरबों साल लगे हैं बनने में, क्योंकि जब हमारी जो वुड्स थी जब वो अंडरग्राउंड बरीड हो गई या जो भी कोई ऑर्गेनिक मैटर जो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ प्रेजेंट है वो एज ए फॉसिल फ्यूल एक्ट करता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और डीकम्पोजर्स उसको डीकम्पोज करते हैं और जो ही वो डीकम्पोजर्स उसको डीकम्पोज करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास दो किस्म की सोर्सेस मौजूद होती हैं।
renewable and renewable. Renewable which can be renewed, which cannot be renewed. कि रिन्यूएबल क्या है कि ऐसी जो फॉसल फ्यूल्स या ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, कि जैसे प्लास्टिक है ये रिन्यूएबल है कि प्लास्टिक हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। और जो ही हम प्लास्टिक दोबारा क्रिएट कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो ही क्रिएशन होगी प्लास्टिक ही, के प्लास्टिक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको मोल्ड आउट कर सकते हैं। और जो ही प्लास्टिक को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मोल्ड करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, ये रिन्यूएबल है कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट आउट हो सकता है। लेकिन जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल है कि हम उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो ही हम उसको एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट आउट नहीं कर सकते तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल है। इसी तरह जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि पहले ही उनको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इनको टोटली यूज़ करें तो फिर हम बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद दोबारा इनको यूज़ करेंगे या फिर हम दोबारा इनको बनाएंगे फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो फिर तो ये हमारी जो लाइफ ऑन अर्थ है वो तो टोटली एक्सटेंट हो जाएगी, यानी वो टोटली ख़त्म हो जाएगी, वो सारी की सारी ही ख़त्म हो गई क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है कि आया इनसे ही हमारी जो लाइफ है वो फर्दर कैरी आउट हो रही है। इसी तरह वी आर यूजिंग फॉसल फ्यूल्स एट ए वेरी फास्ट रेट कि हम फॉसल फ्यूल जैसे कोयला वगैरह इनको बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं क्योंकि ये तो पहली बात है, ये तो नॉन रिन्यूएबल है। हम ये तो नहीं कर रहे कि हम यूज़ करते जा रहे हैं और पीछे और बनते जा रहे हैं, नहीं, ये एक ही मिकदार में लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास मौजूद है। और जो ही ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास मौजूद हैं तो हम इनकी लिमिट से क्या स्टडी करते हैं कि जैसे ही हम इनकी लिमिट को स्टडी करेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 टन्स जो कोल है वो प्रेजेंट है और जो ही वो 100 टन कोल जो प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि जो ही वो 100 टन कोल प्रेजेंट है तो 100 टन हमारे डेली बाय रूटीन में यूज़ हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारे का सारा जो कोल है वो यूज्ड हो जाएगा और जो ही वो सारे का सारा जो कोल है वो यूज्ड हो जाएगा तो उसकी यूसेज पे तो दोबारा जो है वो क्रिएट नहीं होगा कि यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं वो उसको लगेंगे दोबारा बनने में कि आया जो बिलियंस ऑफ ईयर्स उसको दोबारा लगेंगे बनने में तो फिर वो दोबारा क्रिएट होगा। और जैसे ही वो दोबारा क्रिएट होगा तो दोबारा क्रिएट होने से क्या है कि वो फिर हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर सकेगा। और जैसे ही हमारी एनर्जी नीड्स नहीं पूरी होंगी तो एनर्जी नीड्स के ना पूरे होने से हम क्या करेंगे कि आया उसको स्टडी करेंगे कि वो जो एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। और जैसे ही वो एनर्जी नीड्स फुलफ़िल नहीं होंगी तो हम कह रहे हैं कि हमारे एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगे कि यानी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाएगी। और जैसे ही हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ने से हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हमारी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमारी सारी एनर्जी डिपेंडेंट तो यही है। और जो ही ये एनर्जी डिपेंडेंट है तो इसी एनर्जी के लिहाज से क्या होगा वहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाएगी। और जैसे ही वहाँ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी ज़रूरत पड़ने से क्या होगा वहाँ एनर्जी यूज़ होगी। और जैसे ही हम अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे हमारी एनर्जी क्राइसिस आ जाएंगी कि आया जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो ये हैं। उन्हीं एनर्जी क्राइसिस में हम क्या करें स्टडी कर रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट इज थस फॉसल फ्यूल्स release, thus fossil fuels would not be able to meet our future energy needs. This would cause serious
social and economical problems. For countries like us. Therefore, we must use them widely and at the same time develop new energy sources for our future survival. Moreover, fossil fuel release harmful waste products. These waste include pollutants. The fossil fuels would not be able to meet our future energy. This would cause serious social and economical problems for countries like us. Therefore, must use widely and at same time develop new energy sources for future. कि जैसे हमने अपने फॉसल फ्यूल्स की मदद से हम जो है अपनी एनर्जी पैदा करते हैं, लेकिन हमको चाहिए हम जो कोशिश करके कोई ऐसे ज़राए पैदा करें जिनसे हम अपनी एनर्जी यूज़ करें या हम अपनी एनर्जी स्टोर कर सकें कि आने वाले वक्तों में हम अपना जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में हम अपना सर्वाइवल कर सकें. क्योंकि विदाउट एनी दीज एनर्जीज लाइफ इज़ टोटली वेस्टफुल, कि ज़िंदगी वहाँ पाई ही नहीं जाएगी जब ये चीज़ें नहीं होंगे. तो ये क्या करेंगे, ये समाजी और मुआशी जो प्रॉब्लम हैं हमारी उनको बढ़ावा देंगे, यानी वहाँ परेशानियाँ बन जाएंगी. कि जैसे ही हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हमारा कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा, और अगर एनर्जी से वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी. इसी तरह हमें जो है वो इनको समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ ऐसे जदीद जो है मौके निकालने चाहिए जिनके ज़रिए क्या हो कि ये हम काम इस्तेमाल करें या इनके ही मुतबादल कोई ऐसे तरीके लाएं जिनसे हम ये एनर्जी स्टोर कर सकें. उसके बाद फॉसल फ्यूल्स हमारे लिए जो हैं वो एडवांटेजेस यानी खसूसियाँ यानी हमारे लिए बहुत मुफीद भी हैं लेकिन नुकसानदेह भी हैं. ये नहीं कि सिर्फ इनके फॉसल फ्यूल्स के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है, हमारी रूटीन लाइफ कैरी आउट है, हमारे वर्किंग हो रही है, नहीं, इनके साथ इनके नुकसान भी हैं. द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसल फ्यूल्स आर fossil fuel release harmful waste products. These wastes include carbon monoxide and other harmful gases which pollute the environment. This causes serious health problems such as headache,
टेंशन, nausea, allergic reactions, irritation of eyes, nose and throat, long exposure of these harmful gases may cause asthma, lungs cancer, heart diseases, and even damage to brain and nerves and other organs। कि जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है उसके साथ जो हमारे डिसएडवांटेजेस यानी जो हमें इरिटेशंस पैदा होंगी वो है द फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स। दीज वेस्ट इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज headache, tension, nausea, allergic reactions, irritation of eyes, nose and throat. Long exposure of these harmful gases may cause asthma, lungs cancer, heart diseases and even damage to the brain and nerves and other organs। कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हम ये नहीं कह सकते कि उनकी बर्निंग सिर्फ हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है, लेकिन उनकी बर्निंग क्या करती है, फ़ायदे के साथ साथ क्या करती हैं कि हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। और जो ही वो फ़ायदा पहुंचाएगी, फ़ायदे के साथ साथ जो नुकसानात होंगे उन नुकसानात की वजह से उन्हीं के नुकसानात की वजह से क्या होगा, हमें जो मुख्तलिफ बीमारियाँ वो लग जाएंगी। उन बीमारियों में क्या होगा कि जो वाटर है वो इंक्लूड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कि कार्बन मोनोऑक्साइड इस कदर क्या है, वो गैसियस है और इस कदर वो पॉइजनस गैस है कि वो हमारी जो हम उसको इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के बाद क्या होगा कि उसकी इनहेलेशन से हमारी बॉडी में जो हेमोग्लोबिन मौजूद है वो उस हेमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी, वो उस हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या फॉर्म करेगी कि आया जो हेमोग्लोबिन है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे ही वो हेमोग्लोबिन रिएक्ट करेगी तो उसके रिएक्टने से क्या होगा, वहाँ जो कॉज होगा कि वो बाइंड करेगी हमारी हेमोग्लोबिन से और हेमोग्लोबिन से बाइंड करके उसको कोलैग करेगी। कि जैसे ही वो कोलैग होगा कि वो रुक जाएगी कि आया उसमें बर्निंग कॉज ही वो जो को हमारी हेमोग्लोबिन है उससे हमारी जो है सफोकेशन कॉज होगी। तो सफोकेशन के कॉज होने से हमें घुटन महसूस होगी और एक्सीडेंटल डेथ कॉज होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट ये है कि वो पोल्यूट करेगी हमारी एनवायरनमेंट में, कि एनवायरनमेंट में मज़ीद वो हार्मफुल गैसेस करेगी। जो ही वो हार्मफुल गैसेस वहाँ पैदा होंगी तो हार्मफुल गैसेस पैदा होने के बाद क्या होगा, वहाँ जितने भी हमारी हार्मफुल गैसेस होंगे वो हमारी बॉडी में जाके वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्किंग से इरिटेट करेंगे। और जो ही वो प्रॉपर वर्किंग से इरिटेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इरिटेशन कॉज हो रही है ये हमारे ऑर्गन्स के जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं होने दे रही। और जब तक हमारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं होगी तो ना प्रॉपर फंक्शनिंग होने की वजह से क्या होगा कि वो हमें जो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हेडेक होगी, टेंशन होगा, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शंस, इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ के हमारे जो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो होंगी। लेकिन अगर एक लंबे अरसे तक ये जो गैसेस हैं ये इन द एनवायरनमेंट या हम इनहेल करते रहें, यानी लंबे अरसे तक हम अगर बर्निंग का प्रोसेस कैरी आउट करते रहें तो वो जो स्मोक पैदा होगा वो हमारी बॉडी में जाके हमें अस्थमा, लंग्स कैंसर
और हार्ट डिजीज़ कॉज करेगा, हत्ता कि ये कि वो हमारे ब्रेन और नर्व्स को भी डैमेज करेगा, और जो ही वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा तो फिर क्या होगी, वो डेथ कॉज करेगा। ये थे जो डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के नुकसानात क्या हैं। ये था टॉपिक हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेस था जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कि आज के हमने लेक्चर में ये स्टडी किया कि जो एनर्जी है उसको हम किन फॉर्म से किन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। हमने उसकी एग्जांपल में स्टडी किया। इसी तरह जो हमने स्टडी किया वो थे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कि किन किन फॉर्म से हम एनर्जी लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।